अच्छा, इसके मेरिट्स तो बताइएगा। हाँ, मेरिट्स क्या है, मेरिट्स की बात करें अगर इसको, मैं ये कहने का मकसद सिर्फ था कि किसी चीज़ को भी आप बिल्कुल आम सी बात ना समझें। मेरिट क्या है कि ये 5 करोड़ की जो है इसमें रिश्वत ली गई है, और 5 करोड़ की रिश्वत जो है मेरे जो ज़राए हैं, मसलन मुख्तलिफ लोगों की बातें होती हैं, किसी को चिड़िया बताती है, किसी को तोता बताता है, किसी की फाल निकाली जाती है, और जिसको कुछ भी नहीं कोई बताता वो भालू के पास चला जाता है पूछने के लिए। भालू नहीं तो फिर खालू जरूर होता है बताने में, कान में फूंक मारने के लिए। तो इसलिए लोग जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बातें आती रहती हैं और आगे निकलते। अब है क्या इस वक्त फुफा हैं, अमीर तैमूर साहब हैं, DPO हैं, एक आम से अफसर है, नीचे से प्रमोशन करके आए हैं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन वो जब मंडी बहाउद्दीन में थे तो उन दिनों में उनकी दोस्ती हो गई इस ख़ानदान से जो जमील नकवी साहब हैं जिनको ये लाइसेंस जारी किया गया। अब डील कहते हैं कि उन्होंने कराई है, और ये 7 करोड़ की है, 5 करोड़ की नहीं है। ये एक टेस्ट केस है, क्योंकि अभी मुहर्रम आने हैं, अभी सियासत ने बड़ा नरम होना है, उसके बाद मुहर्रमों के बाद सियासत ने गर्म होना है। जब तक के लिए टेस्ट केस है, आपको याद होगा यही फवाद चौधरी साहब, इन्होंने कहा था कि बुज़दार को चाहिए कि जब इतनी बातें हो गई हैं तो बंदा खुद शर्म करके छोड़ के चला जाए। क्या मतलब था? एक इशारा था कि मामलात गड़बड़ हो रहे हैं तो आप अपने दाएं बाएं होकर पतली गली से निकल जाएं। आज जो इन पे इल्ज़ाम लगा बहुत मामूली सा है, लेकिन माजी में सियासत में देखें तो वहाँ तो भैंस चोरी करने का भी इल्ज़ाम लगता था और बड़े लीडरों पे लगता था। तो ये इल्ज़ाम जो है छोटे छोटे होकर ही ये मसले बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ 5 करोड़ नहीं है, 7 करोड़ है। दूसरी तरफ ये है कि जिस DG ने ये लाइसेंस जारी किया है वो DG जो है उसको बार बार जो है वज़ीर आला हाउस से उसे मना किया गया, उसे का एक तरीक़ेकार है। और इस पूरी समरी को एक्साइज के सेक्रेटरी ने भी देखा, चीफ सेक्रेटरी ने भी देखा, मेरे पास जो हैं वो कागजात के हैं। मैं तो इन कागजात के हवाले से बोलूँगा कि सारी चीज़ें जो है उसको मना किया गया, कहा गया। अब वो DG साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। अच्छा, कल परसों अगर आपने खबरें सुनी हो तो ये भी कहा जा रहा था कि 2 शख्सियात हैं इसमें, एक का नाम पोशीदा है, लेकिन वो पोशीदा नाम वाले की फिर खबर भी सामने आ गई कि डॉक्टर राहिल सिद्दीकी दूसरे वादा माफ गवाह हैं। बन सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैं वैसे उनके दौर में ये बात इसमें नासिर नकवी साहब एक छोटी सी बात, फिर इमरान भाई की तरफ ही मैंने जाना है। मैं सिर्फ मुझे सिंपल सी इतनी बात बताइए कि वो आशियाना वाले केस में कहा गया जी फवाद साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, कुछ ऐसा सामने नहीं आया। आहत चीमा बनने जा रहे हैं, कुछ ऐसा सामने नहीं आया। वो लंगड़ियाल साहब थे, वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के नाम तो पहले भी आते रहे, तो इस दफ़ा ऐसा नया क्या हो जाएगा? और वो तो बड़े अरबों के केसेस, अरबों के इल्ज़ामात, अरबों चोरी के, ये 5 करोड़ रुपए की बात है, 50 भी नहीं 5 करोड़ रुपए की बात है सिर्फ यहाँ पे। तो बात ये है कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये तो सारी मतलब तारीख़ में और आग पे लिखी गई ये बातें मौजूद हैं और आइंदा भी ये सियासी तौर पे भी इस्तेमाल होंगी, इंतज़ामी तौर पे भी इस्तेमाल होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंतज़ामिया को, ब्यूरोक्रेसी को हर चीज़ में इन्वॉल्व करके अच्छे बुरे अफसरान को बग़ैर पहचान के आप अगर उनको सज़ा देने की कोशिश करेंगे तो यही होगा कि फवाद चौधरी पे भी कुछ नहीं हो सका। आपने बंद किया हुआ, इन लोगों की ज़मानतें होती हैं, बाहर निकल आते हैं, हो जाता है। इसी तरह सियासतदानों की ज़मानतें हुई, सब बाहर आ गया। जो करप्शन का जो एहतसाब की बात थी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, एहतसाब अदालत को भी पार्लियामेंट के ज़रिए इस्तेकाम मिलना चाहिए और इन लोगों को भी इंपॉर्टेंट बात आप एक बीच में कह रहे हैं कि इल्जाम इतना बड़ा नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी जो कह रहे हैं कमजोर इल्जाम है, लेकिन उसके बावजूद आप जो पास की हवाले दे रहे हैं पहले भी गलत भी हुआ, छोटे छोटे केसेस पे भी बड़े बड़े फैसले आते रहे हैं। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम आपने दिया। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से परसों उनकी पेशी है नैब में, इल्जाम इतना बड़ा नहीं है, कमजोर इल्जाम है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। ओवरऑल उसके मेरिट्स क्या है, वो नैब का जो केस है उसकी सारी ब्रीफ वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। आपको क्या लगता है जो अब ये कहा जा रहा है, और खासतौर पर फवाद चौधरी साहब की इस तरह की स्टेटमेंट कि पंजाब का वज़ीर आला अगर उस्मान बुज़दार बन सकता है तो फिर कोई भी बन सकता है, तो आगे क्या फाइनली इस तरह का फैसला आपको होता नजर आ रहा है कि करप्शन का चूंकि इल्जाम आ रहा है उनके ऊपर तो उनको शायद तब्दील कर दिया जाए? फवाद चौधरी साहब खुद एक कैंडिडेट थे वज़ीर आला पंजाब के। ट्रू, आपको याद होगा उन्होंने MPA का भी एक इलेक्शन जीता हुआ था। और जब आप किसी के खिलाफ कोई इलेक्शन आप लड़ते हैं या किसी सीट पे आप आना चाहते हैं, वहाँ पे कोई और आ जाता है, तो फिर आपके दिमाग में जब भी कभी उस बंदे के बारे में बात आती है तो वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है। तो उसको गुंजाइश को अपने जहन में रख के अगर हम तबसरा करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ज़रूर।
फवाद चौधरी साहब के पिछले स्टेटमेंट्स और ये वाला स्टेटमेंट भी उनकी उस ख्वाहिश से आज़ाद नहीं हो सकता जो उनके दिमाग में थी कि मैं वज़ीर आला पंजाब बनूंगा। बिल्कुल ठीक। तो बन तो वाकई कोई भी सकता है, ये तो बात उनकी ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब का ये वाला जो केस है, इसमें राहील सिद्दीकी अब इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि उस वक्त के सेक्रेटरी एक्साइज और डीजी एक्साइज तो अपने बयानात दे चुके हैं और नैब के पास बतौर अप्रूवर एक का डॉक्यूमेंट मौजूद है और दूसरे का गालिबन आने वाला है। राहील सिद्दीकी का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि इनको 3 मरतबा ये लेटर गया था और जो एक अप्रूवर है वो खुद कह रहा है अपने मुंह से कि मुझे वहाँ पे बुला के 6 मरतबा इन्होंने बिठाया और मेरे ऊपर इन्होंने दबाव डाला। अब ये जो सारी चीज़ है, इसको नैब इसको सर्द खाने में नहीं डाल सकती। राहील सिद्दीकी साहब या तो ये कहेंगे कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं आया और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, एक ऑप्शन ये है। सही। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो ये साबित करें कि अगर मेरे पास आया भी था तो मैंने लॉफुली रिएक्ट किया, उसमें मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया, जो कि इंतहाई मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो साफ कहेंगे यार मेरे से इन्होंने गलत काम करवाया, मैं बस यहाँ बैठा हुआ था, मैं यहाँ रहना चाहता था इस जॉब पे, ये मेरे पे दबाव डाल के इन्होंने करवा दिया, मैंने कर दिया। ये 3 मुमकिन जवाब है ना। तीनों में से जो आखिरी वाला है वो तो एक तरह का ये हो गया कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो अभी तक वादा माफ गवाह नहीं बन रहे। सही। उनका मामला अभी भी 50-50 है। दूसरा जो उस्मान बुज़दार साहब का मसला है वो एक नहीं है, वो दर्जनों है। इनकी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, जब ये तहसील नाजिम हुआ करते थे उन पे बाकायदा इंक्वायरी हुई थी। ये बात है 2011 की। 2011 में ये इंक्वायरी कर रहे थे उस वक्त के वजीर बल्दियात जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद खान खोसा। ये साबिक वजीर आला पंजाब भी रहे, आपको याद होगा। ये इंक्वायरी कर रहे थे वजीर बल्दियात के तौर पे चंद ऐसे लोगों की जिनके पास ज़लई हुकूमतें रही थी या तहसील नाजिम वो रहे थे और उन्होंने करप्शन की थी। उनमें जो सरे फहरिस्त थे उसमें 3 लोग थे। एक पार्टी थी पाकपतन की, एक ये खादम कालुका वाले थे और एक जो है वो ये उस्मान बुज़दार था। इन तीनों के ऊपर जो है वो इंक्वायरी हो रही थी। तो अचानक इनसे रब्ता किया गया दोस्त मोहम्मद खान खोसा से उस दौर में शहबाज शरीफ के ऑफिस की जानिब से, और वो बंदा था तौकीर शाह, आपको याद होगा। जी जी। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मॉडल टाउन केस में भी बड़ा उनका नाम उसने है। दोस्त मोहम्मद खान जी, उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब से रब्ता किया और रब्ता करके कहा कि इनके साथ हमारी सेटलमेंट हो गई है तो आप ये फाइलें बंद कर दें। तो दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने कहा कि जनाब ये तो बड़ा वाज़े इन्होंने करप्शन की हुई है, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, अब तो ये तकरीबन फाइनल स्टेज पे है इनकी इंक्वायरी, तो हमें बंद क्यों कर दें। तो उन्होंने कहा इसको स्लो डाउन कर दें, इसको रोक दें। इसके ऊपर खासी बदमज़गी भी हो गई थी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा। कि शहबाज शरीफ साहब चाहते थे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के वालिद थे फतेह मोहम्मद बुज़दार, वो मिले थे जाके शहबाज शरीफ साहब को और उन्होंने कहा था हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, हम जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी आ जाते हैं, जिस तरह आप कहेंगे वैसे आपके साथ हम जो है वो चलने के लिए तैयार हैं और आइंदा हम नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, आप हमें शामिल कर लें और हमारी इंक्वायरी बंद करवाएं। शहबाज शरीफ साहब आपको याद होगा कि ब्लैकमेल होते थे पीपल्स पार्टी के हाथों और एक फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ उन्होंने पूरी हुकूमत चलाई थी। तो इसलिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान खोसा को कह के जबरदस्ती ये इंक्वायरी जो है इसको खत्म करवाया और वो इंक्वायरी भी अभी पड़ी हुई है उस्मान बुज़दार की। और इनका वाहिद तहसील नाज़िम का दफ्तर था जिसमें आग लगी थी, रिकॉर्ड जलाने के लिए इनके वाहिद तहसील नाज़िम के दफ्तर में आग लगी थी पूरे पंजाब में और इन्होंने रिकॉर्ड जला दिया था अपनी करप्शन के सबूत मिटाने के लिए, लेकिन वो फाइलें अभी भी मौजूद हैं और वो कहां पे हैं उसका एक हिस्सा तो मैंने पढ़ा भी है। नहीं तो इमरान भाई, ये नैब की हवाओं का रुख अब क्या वाकई तब्दील हो रहा है? देखिए केस आ गया उनके पास, वो केस को सुन रहे हैं। हवा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। देखें वो जो ये तो आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखना पड़ता है कि आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इदारों को ये तो देखना पड़ता है कि हमारे किसी काम से हुकूमत ही ना गिर जाए, देखना पड़ता है, रियलिटी है। ठीक है। और ये सारी दुनिया में देखा जाता है कि हम कोई काम कर रहे हो एहतसाब करते करते हुकूमत ही गिरा दें, पता कि पूरे पाकिस्तान का पट्टा बैठ गया है, ये तो उनको देखना पड़ता है। लेकिन जब उनके सामने कोई केस आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो वो उसको ऐसे नहीं छोड़ते। जो फाइल है ना वो कहीं ना कहीं चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, वो बंद नहीं होती। चौधरी बरादरान के साथ क्या हुआ, उनकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई, आज तक बंद नहीं हुई, वो उनके सर पे तलवार लटक रही है। ये पाकपतन का नवाज शरीफ साहब का जो मामला चल रहा है वो 1980s का, वो भी अभी तक तलवार लटक रही है। कब के वो 30 साल गुजर चुके उस सारे मामले को तकरीबन। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन। बात करेंगे कि अगर ये हुकूमत चली जाती है, जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि इदारों को देखना पड़ता है कि कोई एक केस खोलने से किसी एक शख्स के खिलाफ
कार्रवाई करने से कहीं हुकूमत ना गिर जाए, मुल्क का भट्टा ना बैठ जाए, लेकिन अगर ऐसा करना पड़ जाता है तो आगे फर्ज कर लें अगर उस्मान बुज़दार साहब को हटाते हैं इमरान खान साहब, ऑप्शंस क्या होंगी आगे, और क्या उससे वफाकी हुकूमत भी कमजोर हो सकती है और